में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में 10 साल के बाद ही सही लेकिन चुनावी जो इलेक्शन है इसका बुगल बच चुका है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर रियासती सरकार ने इसको 16 चरणों में करवाने की घोषणा की है। और आज हम इन्हीं पंचायती इलेक्शनों में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बीजेपी के सीनियर नेता और सिटिंग एमएलए प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुप्ता साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायती इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा गुप्ता साहब, जैसे वैसे तो आपने अपनी लाइफ में जम्मू कश्मीर की रियासत में हर उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे वो 1953 का हो जब शेख साहब को अरेस्ट किया गया, चाहे वो 71 का हो, चाहे 89 का हो। मैं जानना चाहूँगा कि आपको इतना तजुर्बा है लाइफ का, मैं जानना चाहूँगा कि उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंचायती इलेक्शन, ये किस तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत में एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, यहाँ की जो डेवलपमेंट क्या उसमें चेंजिंग आएगी, क्या क्या इफेक्ट इसके देखने को आने वाले समय में मिलेंगे जब ये इलेक्शन हो चुकी होगी। आप जानते हैं कि भाई हमारी रियासत में 90% से भी ज़्यादा पैसा केंद्र से आता है, तब ये रियासत चल सकती है। हमारे पास यानी अपने मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी आधे पैसे भी नहीं है। लिहाजा 1994 में यानी 94 में ये जो पंचायती राज एक्ट पास हुआ है, उसके बाद से लेकर के केंद्र सरकार जो है वो पैसे देती है और तब पंचायतें चलती है। अपनी रियासत में जैसे आपने कहा कि भाई 2001 में पहली बार इलेक्शन हुए थे और उस वक्त ये इलेक्शन जो हैं इसलिए किए गए, 1600 के करीब पंचायतें थी जिनमें इलेक्शन हो सके, आधी भी नहीं थी, बाकियों में कह दिया गया कि इंसर्जेंसी है, नहीं हो सकते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला 61% वोट लेकर के जीता है, एक अच्छी जिसको सरकार कहें वो दे सकता था। 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो पंचायतों के इलेक्शन नहीं करवा पाए। अब उन्होंने शुरू किया है तो सिर्फ पैसे केंद्र से आ जाएं, इसके लिए किया है। वास्तव में जिस तरह से लोगों को ये पंचायती राज का जो मकसद है कि पावर टू द पीपल, कि लोगों के पास पावर जानी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए वो कोई भी बात कर नहीं रहे। हमने इसीलिए कहा था कि 73rd अमेंडमेंट पहले करो। मैंने नहीं कहा, मनमोहन सिंह जी उधमपुर आए थे 2005 में और तब भी कहे गए थे कि पंचायती राज हम चालू करना चाहते हैं और ये 73 अमेंडमेंट जो है जहां पर भी लागू करना चाहते हैं। गवर्नर ने अपने एड्रेस के अंदर जो पहली असेंबली को एड्रेस किया उसमें भी कहा था कि भाई मैं पंचायती राज यहाँ पर लाऊंगा, 73 अमेंडमेंट की जाएगी। अब इतना सब कुछ कहने के बाद भी आज जिस समय 12 तारीख को सागर साहब बाकायदा असेंबली में अपनी ग्रांट्स पर बोलते हैं और उसमें कहते हैं कि हम पंचायती हमारा जो एक्ट है हम अमेंड करने वाले हैं, ये जो 73 की जो विशेषताएं हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन बड़ा अजूबा लगा कि भाई 13 को छुट्टी थी, 14 को ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए और विदाउट एनी चेंज इन दी प्रेजेंट एक्ट ये कर दिए गए, पिछले एक्ट पर ही चुनाव होंगे। यानी मतलब ये है, देखिए जो 73 अमेंडमेंट है उसमें मोटी मोटी जो 4 चीजें हैं कि हर एक नुमाइंदा जो है इलेक्टेड है। इवन जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, जिला परिषद जिसको बोलते हैं वो भी इलेक्ट बनता है। सब बाकायदा ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स में के जो भी मेंबर्स होंगे वो जो इलेक्टेड होंगे वो अपने चेयरमैन को चुनते हैं और वो चेयरमैन उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्लान करता है कि भाई कौन सी चीज है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमें पहले लेना चाहिए, किस पर हमें खर्चा करना चाहिए। यहाँ तो हर चीज इन्होंने नॉमिनेटेड रखी है, चेयरमैन नॉमिनेटेड है और एक मिनिस्टर उठ करके कोई रामबन का इंचार्ज बनाया हुआ है, कोई डोडा का इंचार्ज है, कोई किश्तवाड़ का इंचार्ज है, जिसको कोई इल्म नहीं होता कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वहाँ पर किस चीज की जरूरत है। ये मानो एहसान करते हैं कि अपनी जेब से हम खर्चा पैसा दे रहे हैं, हकीकत ये नहीं है।
हकीकत यह है कि पैसा केंद्र से आया हुआ है और पैसा आवाम की बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए। ये सिर्फ अपने खड़पंचों को, जैसे आपने देख लिया हर रोज असेंबली में ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो हारे हुए लोग थे आपने उनको भी पैसे दे दिए। यानी जो आवाम को जो तकलीफें हैं, जो चुना हुआ आदमी जिस तरह से जान सकता है, उसकी बिल्कुल चिंता ना करते हुए मैंने कहा कि नॉमिनेशंस इसके अंदर है, चेयरमैन बाकायदा इसमें चुने नहीं जाते, नॉमिनेट होते हैं। फिर जो वहाँ का जो प्लानिंग है सारी की सारी वो यही करते हैं। वुमेन्स को जिस तरह से 33% राइट्स मिलने चाहिए वो इसमें नहीं है, और जो हरिजनों को भी एक नॉमिनेटेड जो पर्सन होने चाहिए वो भी इसमें नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पावर टू द पीपल में रुकावट डालती है। उसकी वजह से हम लोग कहते थे कि 73rd अमेंडमेंट को पहले लागू करो और उसके बाद यहाँ पर चुनाव कराओ। आज के चुनाव तो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ केंद्र से पैसा लेने के लिए और अपने हवारियों को बांटने के लिए किए जा रहे हैं। मतलब आपका साफ तौर पर मानना है कि जो पंचायत जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके किसी भी तरीके से कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो भारत सरकार से जो पैसा मिलता है उसको हासिल करने के लिए ये पंचायत इलेक्शन के जो इस समय तो मुझे यही लग रहा है। लेकिन ये समझते होंगे कि चलो भाई हमें खुली छूट मिल जाएगी, हमें खुला मैदान मिल जाएगा, तो इतनी आसानी से हम लोग इनको मैदान देने वाले नहीं है। हम देखेंगे कि अब चूंकि नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन हो रहे हैं और एक तरफ कहते हैं नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन हो गए, दूसरी तरफ कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया। हमारी समझ से बाहर है ये बात। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये जो इनकी सीना झपटी वाली पॉलिसी है इसके अंदर रुकावट लगे, और हम पार्टी के नाते भी बैठने वाले हैं, विचार करेंगे कि कैसे कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स को हमने सपोर्ट करना है कि जो सही मानों में ये विश्वास के साथ कह सके कि हम जनता के नुमाइंदे हैं। अच्छा गुप्ता साहब, इसी में मैं पंचायती इलेक्शन में एक बड़ी अहम चीज देखने को आई, इसमें फिर से दोबारा से एक जम्मू के साथ भेदभाव देखने को मिला। जैसे कि जो आंकड़े सामने आए हैं जिसमें कि कश्मीर की तुलना जम्मू में जो पंचायतें हैं वो कम है, जबकि जो जम्मू के जो वोटर की संख्या है, पूरे ऑल उस डिवीजन की जो वोटर की संख्या है वो कश्मीर से ज्यादा है। आप इसमें रोशनी डालें कि ये क्या वजह बात है कि जम्मू डिवीजन की वोटर ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ की पंचायतें कम है? देखिए, हमेशा हम चिल्लाते रहते हैं ये कि भेदभाव होता है। कश्मीर चूंकि राज कश्मीरियों का है, एक तरह से कश्मीरी चीफ मिनिस्टर होता है, वही डोमिनेट करते हैं। आप सेक्रेटरीट में देख लीजिए, असेंबली में देख लीजिए, वर्चुअली आपको दिखाई देता है कि जैसे यहाँ कश्मीरी राज हो। ऐसी सूरत में ये जो फिगर्स हैं इनके ऊपर रिलाई नहीं करते, खुद बनाते हैं और बाद में रिलाई नहीं करते। अब आपने देख लिया कि वोटर्स लगभग 1 लाख से ज्यादा हमारे हैं, जम्मू के हैं। एरिया हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वैली का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। विलेजेस 600 से ज्यादा हमारे ज्यादा है, और लेकिन पंचायतें वहां की ज्यादा है कश्मीर की और यहाँ की कम है। यानी उल्टी गंगा हमेशा ही बहती रहती है। इतना ही नहीं है, अगर आप म्यूनसिपैलिटीज में भी देखेंगे तो बिल्कुल यही चीज आपको दिखाई देगी कि हमेशा ये जम्मू के साथ भेदभाव करते हैं, और जो चीजें आवाम को चाहिए, आवाम की चिंता करनी चाहिए, वो ना करके सिर्फ अपने खड़पेंचों की चिंता करते हैं, और उससे स्टेट को आज जो सारी प्रॉब्लम्स बनी खड़ी हो रही हैं, ये सब की सब मैं समझता हूँ उसी के कारण। पर गुप्ता साहब, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि अगर आपका मानना है कि ये जो सरपंच चुन के आएंगे इनका कोई मायना नहीं है, बल्कि जो रियासत की सरकार है बिल्कुल नाकामी है। और मैं जानना चाहूँगा फिर ये जो इलेक्शन जो पंचायत के होने जा रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी ने इससे वॉकआउट क्यों नहीं किया? वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? जम्मू के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, पार्टिसिपेट ना करें तो क्या होगा? भेदभाव कम हो जाएगा या कुछ और फर्क पड़ जाएगा? हकीकत जो है ना उसको देखना पड़ेगा। यहाँ तो छीना झपटी वाली बात ही हो गई है। हम लोग भी कोशिश में हैं कि किसी तरह से भी जो भी इनके ऊपर चेक लगाया जा सके। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में भी हमें रह करके अपना रोल जो है पूरा और प्ले करना है, और ये जानते हुए कि ये लूट खसूट कर रहे हैं। लूट खसूट कितनी कम हो सकती है, हमारी प्रेजेंस जो है मात्र भी
इन्हें हमेशा डराएगी। और चूंकि नॉन पार्टी बेस पर इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए हम कुछ इंडिपेंडेंट्स को, ऐसे लोगों को कि जो बिल्कुल सही मानों में लोगों के नुमाइंदे हों, लोगों की नुमाइंदगी करते हों, ऐसे लोगों को हम आगे करेंगे और उन्हीं को हम अपने साथ रख करके और कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार केंद्र के पैसे पर भी एक नजर रखे हुए है, उसको आवाम की बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए खर्च किया जा सके। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए कि जो जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायत जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, चाहे वो दूर दराज का कोई पहाड़ी एरिया हो जहाँ पे अभी भी मिलिटेंसी का साया बरकरार है, चाहे वो और गांव है और उनकी गुटबाजी को देख के भी हिंसा हो सकती है, इसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर जो रियासती सरकार है इसके लिए एक बड़ा अहम चुनौती भरा ये कार्य है और इसके लिए कोई अच्छे अरेंजमेंट सिक्योरिटी के करने चाहिए ताकि ये पूरा शांतिपूर्वक हो? इसके ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम हमेशा ही, लेकिन इतना हम जरूर चाहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हों और जो भी वोट डालना चाहता है अपनी मर्जी से, इच्छा से वोट डाल सके, उसके ऊपर किसी तरह का भी दबाव ना हो, किसी तरह का प्रेशर ना हो, ये हम जरूर चाहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के नाम पर जो गड़बड़ें होती है यहाँ पर, जिस तरह से केंद्र के पैसे को लुटाया जाता है, उसके ऊपर भी चेक लगाना बड़ा जरूरी है। लिहाजा सिक्योरिटी जहां पर चाहिए वहां तो होनी ही चाहिए, लेकिन खास लोगों को हरास करने के लिए सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये मैं जरूर चाहूँगा। गुप्ता साहब, मैं आखिर में एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, आप बीजेपी के सीनियर नेता हैं और जम्मू कश्मीर रियासत में अपनी अहमियत रखते हैं, आप जब बीजेपी से जुड़े हैं लोगों को या आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस जो नुमाइंदा जो पंच सरपंच चुने, उनकी क्या उनकी क्वालिटी देख के उनको चुना जाए? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए और सही मानों में लोगों के लिए सेवा करने वाला होना चाहिए, ये मेरी सोच है। और अगर वो सेवा करने वाला होगा, यहाँ पर आज प्रोफेशन बन गया है ये राजनीति, प्रोफेशन न बना करके उसको सेवा भाव के साथ आ गया है और सेवा लोगों की करनी है, आवाम की करनी है। आजादी से पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनको अपना आदर्श मान करके चले, यही मैं चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग समाज के अंदर कोई कम नहीं है। गुप्ता साहब, आज हम अपनी इस बात को यही खत्म करेंगे। ये थे चमन लाल गुप्ता जी, बीजेपी के सीनियर नेता, जिन्होंने अपनी राय रखी जो होने वाले जो पंचायती इलेक्शन है, इनका साफ तौर पे मानना है कि रियासत की जो सरकार है इसका सीधा ध्यान जो सेंटर से पैसा आता है पंचायतों के लिए